मानव शरीर में बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता है। क्या आप जानते हैं कि आंखों का भी प्रेशर होता है जिसे कहते हैं आईओपी यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर? जी, और जब ये प्रेशर बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे ये ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करने लगता है, जिससे हमारी दृष्टि बाधित हो सकती है। क्या है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, इसका निदान क्या है, इसका बचाव क्या है? आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फॉर्मर एडिशनल प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स नई दिल्ली से एंड फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कॉल्ड आई सेतु। और हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्शीद ताहिलियानी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल से। जी डॉक्टर शिखा, आपसे शुरू करते हैं। आंखों के प्रेशर को कैसे समझें? जैसे कि आपने ही बताया कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आंखों का भी अपना एक प्रेशर होता है जिसको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, और इसकी भी एक नॉर्मल रेंज है। देखा जाता है कि विद एज ये प्रेशर आंखों का बढ़ सकता है, पर वो आइज़ के लिए खतरनाक है, जिसकी वजह से काला मोतिया बन सकता है। ये सीधा ऑप्टिक नर्व पे प्रभाव डालता है। ऑप्टिक नर्व आप लगा सकते हैं ब्रेन के ही सेल्स हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उसको रीजनरेशन नहीं हो सकता। तो अगर ग्लूकोमा की वजह से या काला मोतिया की वजह से हमारी आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व पे प्रभाव आया है, तो वो इरिवर्सिबल डैमेज। नॉर्मल रेंज कितनी है इस प्रेशर की? आप लगा लीजिए 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बच्चों में और भी कम होता है, बट इससे ज्यादा उसको फिर हम ग्लूकोमा या ऑक्यूलर हाइपरटेंशन के नाम से बुलाते हैं। ओके, पर डॉक्टर खुशी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ग्लूकोमा के सिम्टम्स आ रहे हैं? कैसे मैं ये पता कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, इसमें ना एक फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से आपके माता पिता किसी को है तो आपको भी होते हैं चांस कि आपको भी ग्लूकोमा होने के चांस हैं। इसके साथ आपको ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब आपको विजन ठीक तरह से नहीं दिखाई देगा, ऑक्यूलर पेन होगा, मतलब आंखों में पेन होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, और आपका नॉशिया, वॉमिटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आप लाइट में देखेंगे तो आपको रंगीन गोले गोले दिखाई देंगे। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है और आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में ये सिम्टम आ रहे हैं जो 3-4 मैंने आपको बताए हैं, तो आपको ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट या किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और आज दो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डीडी मॉर्निंग शो के हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हमारे साथ हैं। यदि आप भी डॉक्टर खुशी, डॉक्टर शिखा से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर खुशी, जैसा आपने कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा आई में हैवीनेस लग रहा है और हो सकता है कि मेरा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा हो, क्या मैं फर्स्ट एड के तौर पे अगर आंख थोड़ी बंद कर लूं, आराम से बैठ जाऊं, या पानी के छींटे, ऐसा कुछ घर पे मैं खुद भी कर सकता हूं? नहीं, ऐसा अगर आपको कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, एक एपिसोड नहीं किया, मालूम एक दिन हुआ कि आपने अगर 1-2 दिन तक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अपने पानी के छींटे मार लिए, थोड़ा ऑक्यूलर रेस्ट दे दिया, ओके। पर आपको कॉन्स्टेंटली आपको 15-20 दिन, 1 महीने तक ये प्रॉब्लम हो रही है, तो यू हैव टू शो टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ही विल डू सम टेस्ट टू कंफर्म वेदर यू हैव द ग्लूकोमा और द नॉट। फर्स्ट वो आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछेगा। अगर आपकी, मैंने जिस तरीके से बताया, और आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ये भी आपका अलार्मिंग हो गया, साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, डायबिटिक है, तो कुछ इन्वेस्टिगेटिव एग्जामिनेशन करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर किस मेजर करने के बाद। उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपका प्रेशर 20 से 21 से ऊपर जा रहा है, और साथ में और सपोर्टिव डायग्नोसिस होते हैं जिसमें ऑप्टिक नर्व की हम एनाटॉमी देखते हैं, OCT टेस्ट करवाते हैं और गोनियोस्कोपी करवाते हैं, इसके डिफरेंशिएट करने के लिए पेशेंट को किस तरीके का। ग्लूकोमा 2 तरह के होते हैं, एक तो ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। एक इन्वेस्टिगेशन होती है हमारे मेडिकल फील्ड में, तो उसमें हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट किस में आ रहा है, ओपन एंगल में, क्लोज्ड एंगल में। दोनों को कैसे समझे, क्या है ओपन और क्लोज एंगल? जिस तरीके से बताया कि हमारा जैसे एक्वस ह्यूमर आई का एंट्री सेगमेंट है, वहां पर एक्वस ह्यूमर बनता है जो कि आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से ब्लड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो हमारा एक्वस एंट्री सेगमेंट से पोस्टीरियर सेगमेंट की तरफ जाता है। अगर कोई समझ लो ब्लॉकेज है, तो उस तरह से फ्लूइड का माइग्रेशन नहीं हो पाता, तो उसी का प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर वो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालता है। तो मान लो अगर कोई आपका मैशवर्क या ट्रेबेकुलर मैशवर्क, उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह है, तो उसमें एंगल क्लोज्ड होने की वजह से ठीक तरह से ड्रेन नहीं हो पाता, तो उसमें क्लोज्ड एंगल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को इस तरह का ग्लूकोमा है, क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट फिर अलग हो जाता है। जी, लेकिन एक और शब्द जो आता है जिससे कई बार कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों का नाम मोतिया है। एक तो डॉक्टर साहब सफेद मोतिया है, कैटरैक्ट, और एक हम कह रहे हैं काला मोतिया, ग्लूकोमा। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं? जी, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है पेशेंट्स को भी, और
अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि सिम्टम्स जो होते हैं ग्लोकोमा में वो सिर्फ 1/3 पेशेंट्स में आते हैं, 1/3 पेशेंट्स में आते हैं। 2/3 पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं होते। तो हम सोचें कि सिम्टम्स आएंगे तब हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को प्रेजेंट करेंगे, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 90% ग्लोकोमा अनडायग्नोज रहता है लेट स्टेजेस तक। जब पेशेंट्स एडवांस ग्लोकोमा के साथ पीड़ित होते हैं, उनकी नज़र दृष्टि बाधित हो जाते हैं और इरिवर्सिबल स्टेज पे होते हैं, तब वो प्रेजेंट करते हैं। तो कौन सी उम्र के बाद आकर एक एनुअल चेकअप हम कराएं आंखों का? आप देखते हैं कि 40 इयर्स के बाद यूजुअली लोग अपना एनुअल ब्लड बॉडी चेकअप कराते हैं, बट आंखों का चेकअप कोई नहीं कराता, क्योंकि ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वो मैंडेटरी है और वो जरूरी है। और ये चश्मे वाला चेकअप नहीं है, ये रेटिना का चेकअप है। इसमें हम जो कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्टिंग जिसको बोला जाता है, जो एनुअल मैंडेटरी होना चाहिए, स्क्रीनिंग में शामिल होना चाहिए, उसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ग्लोकोमा के लिए चेक करने के लिए एंड फंडस एग्जामिनेशन, रेटिना एग्जामिनेशन, उसके अंदर हम डायबिटीज से कुछ प्रॉब्लम है या ग्लोकोमा से कुछ प्रॉब्लम है, सब पकड़ा जा सकता है। तो ये एक एनुअल मैंडेटरी एग्जामिनेशन है जो सबको होना चाहिए। जी, भोपाल से हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उनकी कॉल है। हेलो डॉक्टर साहू। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किसी इंसान में क्या कैटरेक्ट और ग्लाउकोमा एक साथ हो सकता है क्या? क्योंकि क्या है, कैटरेक्ट जो है एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ग्लाउकोमा किस तरह की बीमारी है आंख की? थैंक यू। जिस तरह से उन्होंने पूछा कि सफेद मोतियाबिंद काला मोतियाबिंद एक साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सफेद मोतियाबिंद बेसिकली से एजिंग प्रोसेस, जिस तरीके से हमारे एजिंग से बाल व्हाइट हो जाते हैं, हमारी आंख के अंदर इंट्राऑक्यूलर लेंस होता है, विद एजिंग वो व्हाइट हो जाता है, तो उसको सफेद मोतियाबिंद कहते हैं। परंतु आजकल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, इफ द पेशेंट इज डायबिटिक, थोड़े अर्ली एज में भी हो रहे हैं। पहले ये ओल्ड एज में होते थे 60+ में, परंतु मेरे पास आजकल केस आ रहे हैं जो ऑपरेट करें 40 में भी केस आ रहे हैं। और सेकेंड जो ब्लैक मोतियाबिंद है, उसमें हमारा आई का प्रेशर बन जाता है। दोनों की अलग अलग पैथोलॉजी है कि दोनों किस तरीके से विकसित होती है। आजकल ये भी है कि दोनों पेशेंट हमारे पास पेशेंट हैं जिनको दोनों प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली हो, तो दोनों का अलग अलग इलाज होता है। सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन के द्वारा होता है और ब्लैक मोतियाबिंद का यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल थेरेपी से। उसमें पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। अगर पेशेंट का ड्रग रेजिस्टेंस मतलब अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि वही ऑपरेट द पेशेंट। अगर हम दोनों सर्जरी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, मोतियाबिंद का और काला मोतियाबिंद का एक ही सिटिंग में दोनों सर्जरी कर सकती हैं। अगर आपका दवाइयों से ग्लूकोमा कंट्रोल नहीं हो रहा प्रेशर। तो जब हम ग्लूकोमा के लिए बात कर रहे थे अभी, तो आपने कहा सब में सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो शायद इसीलिए इसको कहते होंगे साइलेंट थीफ ऑफ विजन। आपने कहा कि हमें रेगुलर चेकअप भी कराना चाहिए, बट यहाँ पर किस एज से वो शुरुआत हो जाए, और स्पेसिफिकली अगर हेरिडिटरी है तो क्या मतलब उसको बहुत जल्दी ये चेकअप कराने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली ग्लोकोमा सिर्फ बड़े लोगों की बीमारी नहीं है, बचपन में भी बच्चों को पैदा होने के साथ, जिसको कंजेनिटल ग्लोकोमा बोलते हैं, एक नया ग्लोकोमा है जो आयोट्रोजेनिक है, कि डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। एलर्जी बच्चों में बहुत होती है, पोल्यूशन हम देख रहे हैं। एक बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है, इसको वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। उसकी ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स होती है। तो 1-2 बार स्टेरॉइड डाल के उनको अच्छा लगता है, इसको व्हाइट आई बन जाती है रेड आई से, तो पेशेंट्स अपना आप फिर वो डालते रहते हैं बच्चों को। इट लीड्स टू steroid-induced glaucoma in children, which leads to blindness because they are never getting their IOP and retina checked, जो कि comprehensive testing उनमें भी होनी चाहिए। इस टेस्ट के अलावा डॉक्टर साहब एक और टेस्ट का जिक्र होता है, पेरीमेट्री। ये कब कराना होता है? पेरीमेट्री विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन है, वो हमें पता लगाता है कि जब हमें चेंजेस दिख रहे हैं तो हमारी फंक्शनल विजन कितनी है। ग्लोकोमा में जो मेन विजन लॉस होता है वो हमारी विजुअल फील्ड सिकुड़ती है और लास्ट में आके टनल विजन हो जाती है। तो हो सकता है हम 6x6 6x6 देख पा रहे हैं, दूर का सब कुछ पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे साइड की नजर कम होती है, तब भी सिम्टम्स आने में देरी हो जाती है। तो जो अगर मान लो चली गई, मान लो विजन, वो रिस्टोर नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। दैट इज क्योंकि नर्व की प्रॉब्लम है, नर्व डैमेज हो गया है, जिसका रीजनरेशन वर्ल्ड में नहीं है, चाहे वो ब्रेन सेल्स है चाहे ऑप्टिक नर्व सेल्स हैं। और 40 इयर्स के बाद तो हर किसी को करवाना ही चाहिए आई चेकअप, और किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो 20 साल के बाद भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे बुजुर्गों को अगर 70 साल पे ग्लोकोमा हुआ तो आपको दूसरा वेरिएंट हो सकता है जो कि यंग एज में ऑनसेट कर सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो मैम, मुझे ये डॉक्टर साहब से जानना था कि मैं अगले फरवरी में 21 को मैं 51 का हो जाऊंगा, और मेरी नजदीक की आई साइड अभी तक ठीक है, नजदीक का मैं पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन कई सालों से मैंने अपना दूर वाला आई चेक नहीं करवाया है, और 16 साल की उम्र से मैं चश्मा पहनता हूँ। और अब डॉक्टर साहब से मुझे जानना था कि चश्मे का नंबर बदल सकता है या
वही नंबर रहेगा जी आगे? कोई जरूरत तो नहीं है नंबर बदलवाने की? जी, सबसे पहले तो डायबिटीज वगैरह का भी प्रॉब्लम मुझे है नहीं, तो मुझे बस यही छोटा सा सवाल था डॉक्टर साहब से जी, कि अब सबसे पहले तो हम आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। बदलवाना पड़ेगा या वही रहेगा जिंदगी भर? उनकी उम्र 51 ईयर्स हो चुकी है, उनका चश्मे का नंबर है। सबसे पहले हम इनका ना फैमिली हिस्ट्री भी जानना जरूरी होगा, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा वगैरह कोई है, डायबिटीज़ की उनकी पर्सनल कोई हिस्ट्री है, तो पेशेंट हैज़ टू अंडरगो द एग्जामिनेशन। तो उसमें एग्जामिनेशन में जैसे कि चश्मे का नंबर भी आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि हर आपका 5 साल के बाद आपका प्लस नंबर जो प्रेस बायोपिक नंबर होता है नज़दीक का देखने वाला 0.5 हर 5-6 साल में आपका चेंज होता जाता है। तो वो आपका रिफ्रैक्टिव एरर का एक बार एग्जामिनेशन कराना होगा। और सेकेंड आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो बेसिक चीज़ है उससे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई प्रेशर आंख का बड़ा तो नहीं हुआ। सेकंड, हम अगर पेशेंट को कोई डायबिटीज या हाइपरटेंसिव हिस्ट्री या फंडस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेटिना में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है अर्ली स्टेज में, हम अर्ली स्टेज में अगर पकड़ी जाती है तो उसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। मैं इलाज में सर्जरी भी चाहूंगा आप बताएं, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल साइंसेस बढ़ रही है आगे, 2026 में हम आ गए, तो लेजर में और सर्जरी में क्या नए ब्रेक थ्रूज हैं डॉक्टर शिखा? ये एक बहुत आम साइकोलॉजी है पेशेंट्स की कि उनको ऐसा लगता है कि काले मोतिया का कोई इलाज नहीं है, इस वजह से वो दवाइयाँ डालते रहते हैं, वो दवाइयों से आईओपी फ्लक्चुएशन चलता रहता है, उनकी विजुअल फील्ड गिरती रहती है। बट ये मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा अब इस स्टेज पे आकर अनट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है। सर्जरी हम लेट स्टेजेस में नहीं करते, अर्ली स्टेज में भी आपकी सर्जरी हो सकती है। अगर आप ड्रॉप डाल डाल के परेशान हैं या भूल जाते हैं, जो एक आम नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, तो उसकी जगह SLT करके एक लेज़र है, सिलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, जो कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क से ही आपकी ड्रेनेज को इंक्रीज कर देता है। वो दवाइयों की जगह आप SLT लेजर की तरफ जा सकते हैं। प्रोसीजर है, इट इज एन OPD प्रोसीजर, इट इज नॉट एन OT प्रोसीजर, और 5 मिनट का प्रोसीजर है। इसके अलावा ऐसी ड्रग्स भी हैं जो अभी US में है पर इंडियन मार्केट में मार्केट नहीं हुई है, जो अगर आंख में हम डाल दें स्टेंट के माध्यम से तो वो दवाई इल्यूट करती रहती हैं और 2 साल तक काम कर सकती है। तो आप कह रहे हैं, हमने तो सुना था हार्ट में स्टेंट डलता है, आंखों में भी स्टेंट डलता है? बिल्कुल, आंखों का माइक्रोस्कोपिक स्टेंट होते हैं, उसके माध्यम से दवाई भी डिलीवर कर सकते हैं और सर्जिकली रास्ता भी खोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़े एडवांसेस हैं जिनको माइक्रो इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी है, MIGS, जैसे हार्ट की स्टेंट सर्जरी है, माइक्रो इन्वेसिव है, वैसे आईज की भी माइक्रो इन्वेसिव है, इसका रिस्क बहुत मिनिमल है। तो अर्ली स्टेजेस पे किसी पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हम ले जा रहे हैं, उसको कोएग्जिस्टिंग ग्लोकोमा है जैसे पूछा गया, तो उसमें हम कैटरेक्ट के साथ स्टेंट सर्जरी करके उसका दोनों चीजों का करेक्शन कर सकते हैं। और कैटरेक्ट करने से आधे टाइम नैरो एंगल ग्लोकोमा जिसमें हमने बात की, वो हम लेंस इतना मोटा जो हो जाता है एज के साथ, उसको हमने निकाला, तो आपका आंख के अंदर वैसी स्पेस बन जाती है और प्रेशर कम होता है सिर्फ लेंस निकालने से भी। पर जिसका विजन अभी ऑलमोस्ट थोड़ा जा चुका है या ऑलमोस्ट उसको दिख ही नहीं रहा है, अगर उस कंडीशन में ये सर्जरी या ये प्रोसीजर किया जाता है तो क्या पूरे चांसेस हैं कि वो नॉर्मली वैसे ही देख पाएगा जैसे पहले देखता था? मैम, नज़र चले जाए तो वापस आना मुश्किल है क्योंकि इरिवर्सिबल है, पर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट जब हाई प्रेशर के साथ आते हैं तो उनकी कोने में भी सूजन होती है और नस में भी प्रभाव ब्लड का रुक जाता है इतने हाई प्रेशर में। हम उसको सर्जरी के माध्यम से जब कम करते हैं तो कुछ नजर वापस आ जाती है क्योंकि हमने प्रेशर उस समय नॉर्मल मतलब ब्लड विजन होगा पर विजन होगा कुछ पेशेंट्स में, नॉट इन ऑल। जी, लेकिन डॉक्टर खुशी, आप कैसे देखते हैं सर्जिकल ऑप्शंस और एडवांसमेंट्स को? सर्जिकल एडवांस जिस तरह से डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, द पेशेंट को सफ़ेद मोतियाबिंद और ब्लैक मोतियाबिंद भी है तो हम साइमल्टेनियस सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या हुआ कि मैंने जैसा कि ग्लूकोमा की दवाई को हर टाइमली डालना पड़ता है, जिस तरह की ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है। अगर पेशेंट मान लो टाइमली दवाई नहीं डाल रहा है तो उसका प्रेशर दोबारा बढ़ सकता है, तो हम सर्जरी ऑप्शन की इसलिए बेस्ट होती है। आजकल लेजर सर्जरी आ रही है जिस तरीके डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, तो इसको हम अर्ली ऑप्ट कर सकते हैं और फिर जैसे कि प्रेशर आपका लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल रहेगा। और साथ में ड्रग्स में ये है कि आजकल कॉन्टैक्ट लेंस भी इस तरीके के आ रहे हैं जो कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज करता रहता है। अच्छा, अगर आप भूल भी जाते हो वो धीरे धीरे करके ड्रग रिलीज करता रहता है, ताकि फिर आपको अगर वो ड्रग आपकी आंखों में जाएगी और प्रेशर कंट्रोल रहेगी। जी, महाराष्ट्र चलते हैं, अगले कॉलर फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी उम्र 40 साल है, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। मैं सर्विस को हूँ पुलिस में जी। हाइपरटेंशन और ये हाइपर बीपी है, ओके, इनको शुगर है और उनकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है, तो ये क्या कर सकते हैं? इसी बात को हम रीइंफोर्स करना चाहते हैं कि अगर नज़र पास की उनको कम लग रही है तो चश्मे की दुकान पे जाके पास का चश्मा नहीं बनवाना,
क्योंकि ये 40 साल भी क्रॉस कर चुके हैं। 1 हाई रिस्क फैक्टर, सेकेंड हाई रिस्क इज डायबिटीज़ है। ये 2 फैक्टर्स की वजह से उनको ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्टिंग, इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर, रेटिना एग्जामिनेशन। हो सकता है सब कुछ ठीक हो और उनको पास का चश्मे का ही जरूरत हो, पर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव केयर इज बेटर देन अ क्यूरेटिव केयर। जब हम रेटिना एग्जामिनेशन कराते हैं जी, तो अगर कभी मान लो लगा कि सिम्टम आ रहा है, आपको वो पार्टिकल्स दिखते हैं काले रंग के धब्बे, और या किसी को रेटिनल टीयर हो गया, किसी का रेटिना डिटैच हो गया, इसका असर क्या ग्लूकोमा से कुछ लेना देना है या सेपरेट कंपार्टमेंट्स? दिस सेपरेट कंपार्ट ग्लूकोमा है कि आपका ठीक तरह से एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पा रहा, आँख का प्रेशर बढ़ रहा है। रेटिना डिटैचमेंट आपका अलग चीज हो गई, इसमें आपका जैसे रेटिना का पर्दा जैसे कि डिटैच हो जाता है, उससे पेशेंट की सडन विजन लॉस हो जाता है। परंतु कभी कभी है कि पेशेंट को अगर आरडी है तो कुछ पार्टिकल जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाकर ट्राइब्यूलर मैस्कुलर को ब्लॉक कर देती हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। पर दे आर द 2 डिफरेंट एंटिटीज। ओके, तो आजकल जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल्स भी अब ऑनलाइन आ गए हैं, तो ऐसे में बच्चे भी सारा दिन स्क्रीन पर रहते हैं, हम लोग भी स्क्रीन पर रहते हैं, क्या इसका असर पड़ता है, उससे ग्लूकोमा हो सकता है? और दूसरी चीज़ ये कि अगर ग्लूकोमा इन रीज़न से नहीं होता है तो और क्या रीजंस हो सकते हैं ताकि हम बचाव कर सकें? जो बढ़ती उम्र में अगर बच्चे आईपैड या मोबाइल फोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको मायोपिया होता है, जिसपे चश्मे का नंबर इंक्रीज होता रहता है। तभी हम कहते हैं कि नियर वर्क कम से कम रखना है बच्चों को, और ये आजकल स्ट्रैटेजी है कि कम से कम 2 घंटे आउटडोर प्ले करें सन के अंडर, ताकि उनका मायोपिया कम से कम हो। तो बच्चों को हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर आईपैड पे या देखना भी है कुछ तो थोड़ा डिस्टेंस पे रख के बैठे, ताकि उनकी अकोमोडेशन कम हो और मायोपिया ना बढ़े। ग्लूकोमा इन कारणों से नहीं होता है। ग्लूकोमा जो मेनली होता है, हमारी आंखों की बनावट ही ऐसी है कि यह तो छोटी आंख है जो हमारे एशियंस में होती है, और लेंस जब एज के साथ बढ़ता है तो उस छोटी आई में जगह और कम हो जाती है। और दूसरा रीजन है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारी नसों में, वैसे ही एजिंग के साथ हमारा ट्रेबिकुलर मेशवर्क के अंदर डिपोजिशंस होता है, जिससे पानी निकलने का रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी रास्ते से निकलने का। एक छलनी के अंदर कूड़ा भर गया है और फिल्ट्रेशन अब कम होगी। दिस इज द रीजन फॉर एज रिलेटेड ग्लूकोमा। एक और कॉलर है डॉक्टर खुशी अपने सवाल के साथ। हेलो हेलो, हैप्पी मॉर्निंग भावना जी और अमित जी। थैंक यू। और दोनों डॉक्टर पैनलिस्ट, मेरा सवाल है कि रेटिना क्या प्लांट होता है, और प्लांट होने के बाद सक्सेस कितना है, और ग्लूकोमा की डिजीज होने से पहले प्रिकॉशंस क्या रखें जिससे डिजीज आए ही नहीं? थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरीके से रेटिना की प्रॉब्लम होने की, रेटिना का अगर पर्दा फट जाता है तो उसमें रेटिना को हम अटैच करने के लिए हम सिलिकॉन ऑयल और रेटिना की सब बकलिंग वगैरह करती हैं। ये तो रेटिना का डिटैचमेंट का ऑप्शन हो गया। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ग्लूकोमा आ ही ना, ऐसा तो हम ऐसा पॉसिबल नहीं। जिस तरीके से कहा कि इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर आप डायबिटिक हो और देयर आर द मल्टीपल स्मोकिंग की हिस्ट्री है और भी मल्टीपल फैक्टर हैं, तो वो अगर आपका विथ एजिंग वो प्रोसेस अगर आपकी पॉजिटिव है फैमिली हिस्ट्री, तो होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। लेकिन खान पान अगर हम कोई अच्छा करें, जीवन शैली अच्छी रखें, तो इसमें ज्यादा करके फूड का कोई ज्यादा ऐसा रोल है नहीं कि जिस तरीके से कि आपका अगर फूड आप अच्छा खा रहे हो तो ग्लूकोमा के चांस होने के नहीं रहेंगे। इसमें फूड और ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, आंख की बनावट होगी, फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपका एग्जिस्टिंग डिजीज होगी, डायबिटिक है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेयर विद एक आंख में मान लो आया कलम होती है, दूसरे में भी आएगा। मोस्टली आपका सेकंड आंख में भी इन्वॉल्व हो सकती है। और मतलब कंडीशन दोनों की अलग हो सकती है, पर एक के बाद एक आ सकते हैं। यस, साइमल्टेनियसली भी आ सकते हैं या अलग अलग करके पहले एक आंख का प्रेशर बढ़ जाए दूसरी में बढ़ जाए। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक स्ट्रेस या एंजाइटी, जो एक प्रिवेंटेबल चीज है जिसकी वजह से आंखों का प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस से बीपी भी बढ़ता है और इंट्राओक्युलर प्रेशर ये सब भी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आते हैं। तो इसलिए से मेडिटेशन और जो प्राणायाम है, जो कि मेडिटेटिव ब्रीदिंग है, वो करने से आंखों का प्रेशर कम होता है। तो अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बनाए कि हमें वेट रिडक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट है। और स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए योगा और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का एक पार्ट जरूर बनाइए। गुजरात चलते हैं, जयंती भाई फोन लाइन पर हैं। जयंती भाई केम छो, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, राजकोट जिले से। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम। मेरी जो मिसेस है ना जी, हाँ, मेरी मिसेस को आंखों में पहले वो आंख उठनी आती है ना। हाँ जी। हाँ, जो ऐसा हो जाने से एक आंख में देखना बिल्कुल कम हो गया है, उसका आंखों का जो रोशनी है वो बिल्कुल कम हो गई है, पर्दा एकदम नॉर्मल, मतलब कि एज क्या है उनकी?
उम्र क्या कितनी इसका है? कोई इलाज अभी हो सकता है? आपकी मिसेस की उम्र कितनी है? अभी 46 है, ओके। लेकिन 15-16 से ऐसा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कारण बताया है? जब हमने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये फोन डिस्कनेक्ट डॉक्टर साहब? हो गया। आंखों में पर्दे में जो बीमारी है, अगर डॉक्टर्स देख चुके हैं और लाइट परसेप्शन भी नहीं है, मतलब आंख बंद करके ऊपर नीचे दाएं बाएं की लाइट भी नहीं दिखती, इसका मतलब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुका है। उस केस में कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर जब तक हमारी ऑप्टिक नर्व में लाइट है, हम लाइट परसीव कर सकते हैं, तो कोई ना कोई इलाज अवश्य हो सकता है। तो एक बार अच्छे किसी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को दिखाकर, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रेटिना, ग्लोकोमा, ऑप्टिक नर्व की टॉक्सिसिटी। जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा मैं उसमें और बोलूंगा कि एक ही आई में रेडनेस हो रहा है, हो सकता है कि उसमें यूवीआईटीज के सिम्टम भी वगैरह होते हैं। अगर पेशेंट को कोई जोड़ों की कंप्लेंट वगैरह है तो उसमें यूवीआईटीज की भी होती है कि इसमें सिंगल आई इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें आपका एंटर सेगमेंट पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है एक तरीके से, यू कैन से। तो हम इसको देखना पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। जी, कई बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स में कि बार बार रेड होती है आई, बार बार रेड होती है, फिर वो कुछ उसमें सूदिंग कुछ जेल या समथिंग ड्रॉप्स डालते हैं, उसके बाद थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। ये भी इसी के सिम्टम्स हैं? ये ग्लूकोमा के भी, जिस तरीके से मैं कहा कि ग्लूकोमा के भी अगर आपके सिम्टम रेडनेस ऑफ द आई, हैवीनेस ऑफ द आई, ये भी कंप्लेंट हो सकती है। ग्लूकोमा के साथ हमारे और भी काफ़ी डायग्नोसिस हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं पेशेंट को एंट्री यूवीआईटिस हो सकती है, और आपको जोड़ों का दर्द है या कोई और कोई डिजीज़ है तो उसमें आपका एंट्री यूवीआईटिस में ज़्यादा चांस बढ़ जाती है। और साथ में कंजक्टिवाइटिस, काफ़ी डिफरेंशियल पेशेंट की प्रॉपर इसमें हिस्ट्री, पेशेंट कितने टाइम से कंप्लेंट है, रेडनेस पेनफुल है, नॉन पेनफुल है, अदर आई इज इन्वॉल्व और नॉट, को एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपके पास डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, तो उसमें मतलब हिस्ट्री लेने के बाद और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के एग्जामिनेशन के बाद तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि पेशेंट को किस तरीके की रेडनेस का रीजन। जी, चलते चलते डॉक्टर साहब, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ी है नववर्ष में, अब पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, घर पे आके भी जांच हो सकती है आंखों की? बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम और लेट डिटेक्शन की जो प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि पेशेंट्स घर बैठे अपना आई चेकअप बुक कर सकते हैं। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से पूरे टेक्नीशियंस ट्रेंड हैं जो जाकर उनका चेकअप कर सकते हैं। वैसे ही आउटरीच प्रोग्राम्स में जहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उन जगहों पर इस तरह की टीम्स जाकर उनका चेक कर सकती हैं। और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वो रिपोर्ट्स सारी इमेज बेस्ड हैं, डॉक्टर के पास पहुँच सकती है और साथ साथ टेली कंसल्टेशन हो सकती है। इट इज़ जस्ट एन इनिशिएटिव टू हेल्प पीपल प्रिवेंट देयर विजुअल इम्पेयरमेंट। जी बिल्कुल, लेट्स होप दैट वी ऑल विल टेक केयर ऑफ आवर विजुअल हेल्थ। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर खुशी थाइलानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।